हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी फ्यूजन। आज हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 6 स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अब उसके बाद आता है आपका ये चैप्टर 6 स्टाफिंग। तो ये आपकी वन शॉट वीडियो रहेगी। जैसे कि आपको पता है ये सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ की ये 6th वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समझते हैं कि स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग इज़ वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये जिस तरीके से आपने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग देखा, उसी तरीके से ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, एक करते हैं हम रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़। यानी कि एम्प्लॉयज़ को हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं और उनको डेवलप करते हैं और उनको रोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी कुछ ना कुछ रोल देते हैं। अभी हम सब ये सब चीज़ आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें होती हैं, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग और डेवलपिंग। ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या नाम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट इज़ क्रूशियल, यानी कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिले, राइट एम्प्लॉयज़ मिले, यानी ढंग के एम्प्लॉय मिले। अब हम ये तो नहीं चाहते ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी अनएजुकेटेड इंसान हमारी कंपनी का मैनेजर बन जाए। हमने कुछ क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि ये आपकी पोजीशन होगी तो आपको, मतलब आपके लिए ये एजुकेशन है, ये स्किल है आपकी। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठीक एम्प्लॉय मिले और उनको हम ठीक से रोल दे पाएँ, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चले। यही होता है आपका स्टाफिंग। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। स्टाफिंग के अंदर क्या काम करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं और रिटेन करते हैं एम्प्लॉयज़ को। यानी एम्प्लॉयज़ के साथ हमें 5 काम करने होते हैं। एक तो आइडेंटिफाई करना, उन्हें ढूंढना, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना और उनकी ट्रेनिंग करना, और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करके रखना, यानी रोके रखना, और उनको रोल देना। क्या नाम है कि आपका ये रोल है। हर इंसान का अलग अलग रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन लोगों को उनके रोल प्रोवाइड करवाना, ये किसका काम होता है, स्टाफिंग का। ठीक है ना। It ensures that organization has the right number of people with the right skill to achieve its objective। हमें हमारा गोल अचीव करने के लिए, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हों और उनके पास राइट स्किल्स हों। मान लीजिए 5 लोगों की ज़रूरत है, 15 रख रखे हैं, तब भी काम नहीं होगा, बहुत बेकार काम होगा। 5 की ज़रूरत है, 3 रख रखे हैं, तब भी काम ठीक नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले देखना है राइट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की, कितने नंबर्स ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरत है, और उन 3 या 15, 20 जो भी हैं, उनके अंदर उनके उस काम करने की स्किल होनी चाहिए। अगर आप 100 आदमी ले और 100 के 100 के अंदर स्किल नहीं है, और एक आदमी जिसके अंदर उस काम करने की, वो काम करने की स्किल है, तो वो एक आदमी बेहतर रहेगा ना उन 100 लोगों से। तो यह नहीं है कि नंबर ठीक होना चाहिए, नंबर के साथ साथ स्किल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिक्रूट, सिलेक्ट, ट्रेन और रिटेन करके रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और राइट नंबर ऑफ पीपल विद द राइट स्किल हमें चूज़ करने पड़ते हैं। तो आई होप स्टाफिंग आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे इम्पोर्टेंस की तरफ कि स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सनल, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ जो हैं, पर्सनल जो हैं, वर्कर जो हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, उनको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल हों और कॉम्पिटेंट हों। कॉम्पिटेंट का मतलब उनके अंदर पूरी की पूरी स्किल्ड हों और क्वालिफाइड हों और रोल के लिए सूटेबल हों। ठीक है ना, वो क्या होता है हमारे कॉम्पिटेंट पर्सनल या फिर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़। यानी कि हमारे अगर स्टाफिंग हम ढंग से करते हैं तो हमें स्किल्ड क्वालिफाइड एम्प्लॉय मिल जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब्स के लिए। ठीक है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अगर स्टाफिंग ठीक ढंग से की जाती है तो हमें राइट पर्सन मिल जाता है फॉर द राइट जॉब। ठीक है ना। हमें कैसे लोग मिल जाते हैं, ठीक लोग मिल जाते हैं, राइट पर्सन इन द राइट जॉब लीड टू एनहेंस इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अगर ठीक आदमी मिलेगा हमें और वो ठीक काम करेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या होगा हमारा, अगर स्टाफिंग प्रॉपरली है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। रिड्यूस टर्नओवर, हेल्प इन सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट विच लीड टू जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। यानी कि अगर हमने एक बार एक ढंग का इंसान चुन लिया ना, तो बार बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाएगा उसको, अगर हम सही से रिटेन करके रखेंगे। ठीक है। और अगर वो क्या नाम है छोड़कर जाते रहेंगे, हम लोग बदलते रहेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो जाएगा। तो ठीक एम्प्लॉय चूज़ करना भी स्टाफिंग का एक पार्ट है, जिससे
टर्नओवर कम हो हमारा, यानी कि बार बार एम्प्लॉयज़ छोड़कर ना जाए ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हेल्प इन रिटेनिंग एम्प्लॉय, यानी जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोके रखना। ठीक है। वो भी हमारा मदद करता है क्या, स्टाफिंग प्रोसेस। थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टाफिंग हेल्प इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉय एंड इंश्योरिंग देयर ग्रोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लीजिए कोई इंसान आया, हमने उसको और अच्छा ट्रेन कर दिया और ज़्यादा डेवलप कर दिया, तो वही वो सोचेगा ना कि मतलब यार ये कंपनी मेरे लिए इतना कर रही है, तो वो मोटिवेट हो जाएगा कि मुझे तो इस कंपनी के अंदर रुका रहना चाहिए, क्योंकि मेरी जो इन्होंने इतनी ज़्यादा ग्रोथ करी है, मुझे इतना ट्रेन करा है, डेवलप करा है। ठीक है। तो ये भी सब एक स्टाफिंग का ही पार्ट है। और फैसिलिटेट ग्रोथ एंड इनोवेशन। अ वेल स्टाफ्ड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके पास वेल स्टाफ्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि स्टाफ के अंदर आपके वेल लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, तो जब अच्छे लोग होंगे जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगी, क्रिएटिविटी होगी और इनोवेशन होगा। ठीक है ना। जब जहाँ पर अच्छे लोग होंगे वो क्या सोचेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से अच्छे से चलाया जाए, तो अच्छे से चलाने के लिए वो क्रिएटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, नई नई चीज़ें इनोवेट करेंगे, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, ग्रोथ होगी। और सिक्स्थ आता है मिनिमाइजेज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर दैट नो रिसोर्स सच एज मैन पावर आर अंडर यूटिलाइज्ड और ओवर बर्डन, यानी कर वो आपका स्टाफिंग प्रोसेस ठीक से करा गया है तो कोई भी मैन पावर यानी किसी इंसान का भी काम ना अंडर यूटिलाइज होगा ना ओवर बर्डन। यानी हमें दोनों चीज़ें नहीं करनी, या तो एक इंसान है उसकी एक लिमिट है 100 प्रोडक्ट बनाने की, उसकी क्या लिमिट है, 100 प्रोडक्ट बनाने की लिमिट है, तो हम उससे 100 ही बनवाएंगे। अगर क्या नाम है स्टाफिंग के अंदर है, अंडर यूटिलाइज होगा कि वो 90 बना रहा है, और ओवर बर्डन होगा कि उसकी 100 की लिमिटेड है, हम उससे बोल रहे हैं 150 बनाओ, तो वो परेशान हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें इस तरीके से इंसान चुनना है और उन्हें काम देना है कि मतलब उनकी क्या नाम है अंडर यूटिलाइजेशन भी ना हो और वो ओवर बर्डन भी ना हो। तो 6 आपके पॉइंट आ गए कि क्यों ज़रूरी है ये। एक तो ensure availability of competent personnel, second improve performance, third reduce turnover, fourth help in retaining employees, fifth facilitates growth and innovation, sixth minimize wastage of resources। आई होप इम्पोर्टेंस आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं हम स्टाफिंग प्रोसेस की तरफ। स्टाफिंग प्रोसेस जैसा आपका प्लानिंग प्रोसेस था, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस था, ऐसे ही स्टाफिंग भी पूरे प्रोसेस से करी जाती है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें क्या आती हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग होता क्या है, मैन पावर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बना ली हमने, अभी इसके अंदर क्या लोग हैं, कितने लोग हैं, और इन फ्यूचर हमें और कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ये क्या चीज़ कहलाई जाती है, हमारी मेन पावर प्लानिंग की। ये सोचना अभी इतने लोग हैं और आगे हमें इतने लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, ये आपकी मैन पावर प्लानिंग कहलाती है। अब ये क्यों ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट हेल्प इन एस्टिमेटिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय नीड फॉर वेरियस टास्क इन फ्यूचर। अब हमने देख लिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम है, अच्छा ये डिपार्टमेंट है, ये सेल का, ये परचेस का है, तो यहाँ पर किस टाइप का आदमी चाहिए, उसके लिए क्या स्किल चाहिए। परचेस डिपार्टमेंट के अंदर अलग आदमी चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर अलग आदमी चाहिए, और एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अलग आदमी चाहिए। तो हमने सोचा अरे इसमें भी 3 लोग लगेंगे, इसमें भी 3 लोग लगेंगे, इसमें भी 3 लोग लगेंगे। अब हमें पता लग गया टोटल हमें 9 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो बस यही चीज़ हमारी क्या होती है, मैन पावर प्लानिंग। ये सीधी सीधी चीज़ थी, इसके अंदर कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। आगे चलते हैं सेकंड प्रोसेस की तरफ। फिर होगा आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग कैंडिडेट टू फिल जॉब वैकेंसीज। अब हमने देख लिया अच्छा एडवर्टाइजिंग के लिए ये स्किल है, और सेलिंग के लिए ये स्किल है, और परचेज के लिए ये स्किल चाहिए। ठीक है। तो अब जो लोग इसके अंदर बेस्ट स्किल्ड वर्कर होंगे ना, उनको हम क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, कि आओ और हमारी कंपनी के अंदर काम करो। और हमारी कंपनी के अंदर जो ये जॉब वैकेंसीज़ हैं, ये जो टोटल 9 है, ये क्या है, हमारी जॉब वैकेंसीज़ हैं। 3 एडवर्टाइजिंग की वैकेंसी है, 3 सेलिंग डिपार्टमेंट की, 3 परचेजिंग डिपार्टमेंट की। तो हम लोगों को ढूंढेंगे और उनको अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करें। यही प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, रिक्रूटमेंट। अब 2 तरीके से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, एक तो इंटरनल सोर्स और एक होगा एक्सटर्नल। इंटर यानी कि आंतरिक, एक्सटर्नल यानी कि बाहर। ठीक है। इंटरनल सोर्स यानी कि अंदर ही अंदर, यानी कि लोगों को प्रमोशन कर दिया, यानी कि आदमी लोअर लेवल मैनेजमेंट था, उसका प्रमोशन करके हमने उसको एडवर्टीजमेंट पे डिपार्टमेंट में डाल दिया, उसका प्रमोशन कर दिया, उसको एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया। तो हमने कोई बाहर से एम्प्लॉय लाया नहीं ना,
हमने क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एक आदमी को प्रमोट करके अपनी वैकेंसी फुल कर दी। तो ये क्या कहलाया जाता है, इंटरनल सोर्स। या फिर एक आदमी इस डिपार्टमेंट का था, उसको ट्रांसफ़र करके एडवर्टीजमेंट में डाल दिया, ये भी इंटरनल सोर्स होगा यार। या फिर एम्प्लॉय रेफरल, कि किसी इंसान ने क्या करा अपने भाई का, कि सर सेलिंग में एक इंसान वो बोल रहा है कि मेरा भाई है सर, वो परचेज़ बहुत अच्छी करता है, परचेज़ के अंदर सूटेबल रहेगा, मेरी बहन है वो एडवर्टीजमेंट के अंदर सूटेबल रहेगी, तो उसको भी आप काम पर लगा लीजिए। तो यानी कि ये इंटरनल सोर्स होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर से प्रमोट हो गए या ट्रांसफ़र हो गए, या फिर किसी के रेफरल के द्वारा ज्वाइन कराया उन लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद होता है आपका एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज यानी बाहर से लोगों को लगाना है। कैसे कर सकते हैं हम, एडवर्टीजमेंट देखें, ऑनलाइन कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट डाल दो, पोस्टर लगा दो कि हमारी कंपनी के अंदर इस एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। जैसे देखते हैं ना कि मैकडोनल्ड के अंदर आपने देखा होगा कि 20 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, KFC के अंदर इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें एडवर्टीज़ करना, ठीक है। रिक्रूटमेंट बहुत सारी एजेंसीज़ भी होती हैं, वो पैसे लेती हैं कंपनी से और ऐसे वर्कर ढूंढ कर लाती हैं जो उन कंपनी के लिए सूटेबल हो। या फिर कैंपस यानी कॉलेज टू कॉलेज जाकर ये बोलना कि हमारी कंपनी को आपकी जिस भी मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि BCom वालों की किसी को रिक्वायरमेंट है, तो वो उस कॉलेज में जाएंगे जहाँ BCom के बच्चे हैं, और वो उनको क्या करेंगे, ज्वाइन करवाएंगे, रिक्रूट करेंगे, इंटरव्यू लेंगे ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह से। ये सब चीज़ें रिक्रूटमेंट का पार्ट है, एक्सटर्नल सोर्स। अब दो टाइप की रिक्रूटमेंट होती है आपकी, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये मैंने बता दी, इंटरनल यानी अंदर से, एक्सटर्नल यानी कि बाहर से, सिलेक्शन। अब क्या होगा, हमने मैन पावर को प्लान कर लिया, रिक्रूटमेंट कर लिया, अब तीसरी चीज़ आएगी सिलेक्शन, यानी सिलेक्ट करना एम्प्लॉयज़ को। सिलेक्शन इज द प्रोसेसिंग ऑफ द चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। 9 पोजीशन थी, 20 लोग आ गए, 20 में से 9 लोग चुनना, सीधा सीधा क्या होगा, सिलेक्शन। ज़्यादा सोचना नहीं है, पूल ऑफ एप्लीकेंट है यानी 20 लोग हैं, पूल है, बहुत सारे लोग हैं, हमें उसके अंदर से सूटेबल सिर्फ ढंग के 9 लोग चाहिए, ये चीज़ होगी हमारी सिलेक्शन। हमें चूज़ कर लिया, हमने उनको सिलेक्ट कर लिया। कैसे करेंगे हम सिलेक्ट, सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन, यानी कि 20 के अंदर से 2 लोग ऐसे थे जो क्वालिफाइड ही नहीं थे हमारी उसके लिए। हमें मान लीजिए BCom की ज़रूरत थी, तो 2 लोगों ने BCom करा ही नहीं था, तो अब कितने बचे, 18 लोग बचे। अब हम उनका रिटर्न टेस्ट लेंगे, रिटर्न टेस्ट के अंदर मान लीजिए 5 लोग और फेल हो गए, तब हमारे पास बचे टोटल 13 लोग। अब इन 13 में से हम इंटरव्यू लेंगे, अब इन 13 में से 4 हम लोग बेकार लोग छाट देंगे, और जो 9 बचेंगे वो होगा हमारा लास्ट का फाइनल सिलेक्शन। यही होंगे हमारे लोग जो हमारे फाइनली ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। अब ये 9 लोगों को ज्वाइन हो गए कंपनी के अंदर, 3 एडवर्टीजमेंट, 3 सेल्स और 3 परचेज के लोग। अब इनका करेंगे हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ठीक है, 4th स्टेप करेंगे अब इनके साथ, ठीक है। अब इनको जो भी स्किल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायर्ड है, 3 को एडवर्टीजिंग सिखानी है, 3 को सेलिंग और 3 को परचेजिंग सिखानी है, तो हम इन लोगों को वो चीज़ें सिखाएंगे और इनका डेवलपमेंट करेंगे ताकि ये फ्यूचर पोटेंशियल इनका अच्छा हो, यानी कि अच्छे से ग्रो करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम ये क्यों करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो हो और ये लोग भी अच्छे हो जाएं। तो इस वजह से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ज़रूरी है। सीधी सीधी 2 मेथड होते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करने के, एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब यानी कि हम काम भी करवा रहे हैं उनसे और सिखा भी रहे हैं, वो क्या हो गए, ऑन द जॉब। और ऑफ द जॉब क्या होती है, हम उनसे काम नहीं करवा रहे हैं, उनसे हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उनको वर्कशॉप में भेज रहे हैं, उनको सेमिनार अटेंड करवा रहे हैं कि इस तरीके से काम होता है। अभी उनसे डायरेक्टली काम शुरू नहीं करवाया, उन्हें पहले सिखा रहे हैं कि आप वहाँ जाओगे तो आपको इस तरीके से काम करना है। वो गई ऑफ द जॉब, और हैंड टू हैंड काम भी करवा रहा है और सिखा भी रहा है, वो गई आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की स्किल और नॉलेज को बढ़ा देना ताकि वो आगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपने फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो हो, डेवलपमेंट के लाया जाता है। अब ये होगा, आपने ट्रेन कर दिया अपनी उनको 9 लोगों को, अब उनका इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन होगा। ये इंडक्शन आई थिंक गलत है, बाकी ओरिएंटेशन ही समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन ही होगा। इंडक्शन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉय टू प्रोग्राम, यानी कि न्यू एम्प्लॉय आ गए, अब इनको बताएंगे अच्छा ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपका ये काम है, उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आपकी ये सीट है, या आपके साथी हैं, और लोगों से उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये क्या नाम है, क्यों ज़रूरी होता है, ताकि वो, जाहिर सी बात है क्यों इंटरव्यू करवाएंगे, उनका इंटरव्यू क्यों करवाएंगे, ताकि वो चीज़ आसानी से समझ जाए, इस वजह से ये ज़रूरी है।
इसके अंदर ज़्यादा घुसना ही नहीं है। और मेथड क्या होता है, इनको हम क्या बताते हैं, कंपनी के विजन के बारे में बताते हैं मेथड के अंदर, मिशन के बारे में बताते हैं, पॉलिसी के बारे में बताते हैं, और वर्किंग कंडीशन के बारे में कि आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे लंच करना है, इतने बजे छुट्टी होगी। ये सब चीज़ें क्या होंगी, हमारी वर्किंग कंडीशन होंगी। और लास्ट में आ गया परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी अब उनसे पूरे साल काम करवाया और उनको क्या देंगे, फीडबैक कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो तो उनका प्रमोशन कर दिया, बुरा काम कर रहे हैं तो कि भाई नहीं हम आपका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ये होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि जैसा काम वैसा दाम, यानी जितनी आपने मेहनत करी उसके हिसाब से आपको अप्रेजल मिल जाएगा, वरना नहीं। अब इसका पर्पस क्या होता है, टू असेस वेदर एम्प्लॉय मीट देयर ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइड फीडबैक। अगर ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया तब भी फीडबैक दें, और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए तब भी क्या दें, आप उन लोगों को फीडबैक दें, ठीक है ना। ये इसका मेन पर्पस होता है। अब इसके दो मेथड होते हैं हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के, वो क्या होते हैं, वो एक होता है रेटिंग स्केल्स और दूसरा होता है 360 डिग्री फीडबैक। रेटिंग स्केल यानी कि हम उनको 10 आउट ऑफ रेटिंग देते हैं, 100 आउट ऑफ, कि आपको 8 मार्क्स मिले हैं, 9 मार्क्स मिले हैं, जितने भी मिले हैं, 7 मिले हैं, 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं। ये होगा हमारा रेटिंग स्केल। और 360 डिग्री फीडबैक यानी कि सब लोग जिनके जितने भी उसके सीनियर लेवल पर, लोअर लेवल पर सब लोग हैं, उससे उसके बारे में पूछा कि ये कैसा काम करता है कैसा नहीं। तो 360 डिग्री फीडबैक का मतलब सब लोगों से पूछकर उसको समझा देना 360 डिग्री फीडबैक कहलाया जाता है। 7th आता है आपका कंपनसेशन एंड रिवार्ड सिस्टम, यानी कि अब उसने क्या करा, कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन सिस्टम रखना है ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ क्या हो, मोटिवेट हों और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रुके रहें, ठीक है। हमें क्या रखना है, एक फेयर एंड कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन सिस्टम रखना है। कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन या फिर रिवार्ड सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर हम उनको एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर डाल देते हैं कि आपको इतना ही काम करना है, तब जाकर आपको सैलरी और ज़्यादा मिलेगी। उससे क्या होगा, एम्प्लॉय और ज़्यादा मेहनत करेंगे किसी भी काम को करने के लिए। अब इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपनसेशन हम कैसे देते हैं, या तो वेजेस दिहाड़ी देते हैं कि 1 घंटे काम करने के इतने पैसे, 1 दिन के इतने पैसे, या फिर 100 पीस बनाने के इतने पैसे। ये क्या हो गई, दिहाड़ी, वेजेस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। और दूसरी हो गई सैलरी। सैलरी आपको पता है कि आपको 1 महीने में इतने पैसे मिल जाएंगे, वो हो गई आपकी सैलरी। इंसेंटिव हो गया, यानी कि अगर आपको 100 प्रोडक्ट बनाने के लिए दिए थे, आपने 150 बना दिए, तो 100 प्रोडक्ट पे अगर हम 1000 रुपये देते हैं तो 150 पर 1500 की जगह कितने देना, 2000। ये हो गया इंसेंटिव, ठीक है। और बेनिफिट क्या होगा, नॉन मॉनेटरी रिवार्ड, जैसे कि हमने कुछ और चीज़ दे दी है, पैसों की जगह कुछ भी इंश्योरेंस करवा दिया, आपको पेंशन के प्लान दे दिए, ये क्या होगा आपके, वो हो गए बेनिफिट्स, ठीक है। कंपनसेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट होता है, अब हमने सारी चीज़ें कर दी, 8वीं चीज़ आती है आपकी, एम्प्लॉय को रोके रखना, एम्प्लॉय रिटेंशन। क्या नाम है, अपनी लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर अगर एम्प्लॉय रुका रहता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ क्या है, फ़ायदेमंद होगी। तो ये क्या कहलाई जाती है, हमारी एम्प्लॉय रिटेंशन, ठीक है। अब स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, इसके कॉम्पिटेटिव सैलरी पैकेजेस रख दिए कि क्या नाम है, आप और अच्छा करो आपको और अच्छी सैलरी मिलेगी, उससे एम्प्लॉय क्या रहेगा, रुका रहेगा। उनको करियर में ग्रोथ कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको रिवार्ड दे रहे हैं, जिससे भी हमारा एम्प्लॉय खुश रहे, हैप्पी रहे, वो क्या होंगे हमारे, उस चीज़ों से क्या रहेगा, एम्प्लॉय रिटेन रहेगा। अगर वो खुश की जगह सैड हो जाता है तो क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रुका रहेगा, नहीं ना। तो हमें हमेशा उसे क्या रखना है, हमें हैप्पी रखना है, खुश रखना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हो गए आपके ये टोटल 8 स्टेप्स। सबसे पहले क्या करा हमने, सोचा कि भाई क्या काम करना है, कितने लोग चाहिए, 9 लोग चाहिए। अच्छा, 9 लोगों के लिए हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस करा। अब कि क्या नाम है, कोई तुम्हारा भाई है, कोई तुम्हारी बहन है, इंटरनल सोर्सेज से भी एक्सटर्नल से भी एडवर्टीजमेंट वगैरह करके कैंपस टू कैंपस जाके फिर जो हमें बेस्ट लगे उनको हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब जब सिलेक्ट हो गए तो उनको बताया, ट्रेन करा उन्हें कि आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है। और जब वो ट्रेन हो गए तो उनको लाकर बिठाया, ये आपके साथी हैं, ये आपकी वर्क प्लेस है, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है।
और छठा आ गया आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब उन्होंने काम करा तो हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी और उनको फीडबैक दिया। सातवां आ गया जैसा उनका काम था उस हिसाब से उनको कंपनसेशन दे दी, उनको पैसे दे दिए। और आठवां आ गया एम्प्लॉय को हमने रोके रखा। अगर हम अच्छा एम्प्लॉय है तो हमें उसको क्या रखना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोके रखना है। अब इस स्टाफिंग के देखते हैं टाइप, ठीक है, कि क्यों सॉरी कि क्या क्या टाइप होते हैं। सबसे पहले हो गई परमानेंट स्टाफिंग, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया, सीधा सीधा बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि आप 5 ईयर तक हमारे लिए काम करोगे, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गई, परमानेंट स्टाफिंग हो गई। सेकंड हो गई आपकी टेम्पररी स्टाफिंग, शॉर्ट टर्म के लिए लिखा, 1 महीने का कुछ काम था तो रख लिया आपको। और पार्ट टाइम स्टाफिंग हो गई, कुछ घंटे का काम जो होता है वो क्या कहलाई जाती है, पार्ट टाइम स्टाफिंग। 3 टाइप की स्टाफिंग हो गई, परमानेंट, टेम्पररी और पार्ट टाइम, ठीक है। तो चलिए बस होने वाला है आपका चैप्टर। अब लास्ट में देखते हैं हमारी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है मैनेजर के लिए, स्टाफिंग के लिए। सबसे पहले डेलीगेशन। अगर क्या नाम है उन्होंने अच्छे एम्प्लॉय चुने ना, तो वो डेलीगेट कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है, अपने काम। जब उन्हें पता है ये मेरा जूनियर है, ये काम कर लेगा, मैंने स्टाफिंग अच्छे से करी है, बढ़िया एम्प्लॉय है, तो वो अपना काम उसे दे सकता है और खुद एक थोड़ा सा फ्री हो सकता है, ठीक है ना। तो उस वजह से ये ज़रूरी हो। टीम फॉर्मेशन, अगर अच्छा स्टाफ होगा तो वो टीम के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे, ठीक है। और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अगर अच्छे एम्प्लॉय होंगे, वेल ट्रेंड एम्प्लॉय होंगे तो हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। सबसे पहले क्या होगा, अपना हाई लेवल वाले अपना काम डेलीगेट कर सकते हैं अगर अच्छा स्टाफ होगा। अगर अच्छा स्टाफ होगा तो वो टीम बनाकर अच्छे काम करेंगे। तीसरा क्या होगा, अगर अच्छा स्टाफ होगा तो प्रोडक्टिविटी भी हमारी अच्छी होगी। अब मुश्किलें क्या क्या आती हैं स्टाफिंग के अंदर, आइडेंटिफाई द राइट टैलेंट, यानी कि ठीक टैलेंट के लोगों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हर किसी काम के लिए ठीक आदमी हमें नहीं मिल पाता, तो राइट टैलेंट ढूंढना बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल टास्क है। और ट्रेन करना भी एक अच्छा ज़्यादा मुश्किल टास्क हो सकता है, ठीक है। आज के टाइम में इंडस्ट्रीज चेंज होती जा रही हैं, तो उस हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना भी बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। एम्प्लॉय को मोटिवेट करके रखना, ताकि हमारी एम्प्लॉय जो है हमारी कंपनी को छोड़े ना, ठीक है। उस वजह से एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉय सैड रहेगा, नहीं काम करेगा, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है भाई, सीधा सीधा नुकसान है। तो एम्प्लॉय मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और फोर्थ आ गया आपका रिटेंशन, यानी कि उसको वही चीज़ें रोके रखना। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ 36 सब्सक्राइबर है मेरे करंटली, प्लीज़ 50 पार करवा दीजिए। आई विल बी थैंकफुल टू यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी लाइक करने के लिए बोलें। मैं मिलता हूँ, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग हो गया, अब मिलता हूँ मैं आपके साथ। डायरेक्टिंग तो मैंने अपलोड कर ही रखा है ऑलरेडी। अब मैं मिलता हूँ आपसे 8th वीडियो में, यानी कि कंट्रोलिंग में। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू टुमारो।